वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ कर रहे हो मोशन इन ए प्लेन। आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर के अंदर प्रोडक्ट दो प्रकार की होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हमने नाम दिया है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हमने वहां चेक किया था, याद करो, कुछ एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा हूं। सो ओवरऑल अगर आप लॉजिक को देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि हमने वर्क डन निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लास्ट में क्या आंसर आया था 121। इट वाज 121 जूल, ओनली स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। ठीक है, ओनली स्केलर वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो 13 आया था। नो वेक्टर, कहीं भी पता नहीं चल रहा कहां से आया कहां नहीं, स्केलर वैल्यू। इसीलिए इस वेक्टर को, इस प्रोडक्ट को क्या बोला गया था, याद करो, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर आंसर आता है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर आंसर आता है। तो अगर रिजल्ट वेक्टर है तो इसका कुछ अपना सिस्टम होगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा नहीं होगा जैसा आपने डॉट प्रोडक्ट में लास्ट लेक्चर में सीखा था। इसके अपने कुछ रूल्स होंगे, अपना कुछ लॉजिक होगा। तो सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो फॉर्मूला बच्चों होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। अब एन कैप देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम बात है जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट में भी था। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने साइन कॉस थीटा का एंगल हमने मेजर किया था, इसके अंदर हम साइन थीटा का मेजर करेंगे। एक बात तो ओवरऑल दिस इज माय मैग्नीट्यूड पोर्शन। और आपको पता है किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। ठीक है, दूसरा एक ये जो वर्ड है ये है एन कैप, मतलब कि नॉर्मल है। ये नॉर्मल का मतलब समझते हो? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जो इसका रिजल्टेंट है वो इन दोनों वेक्टर्स के ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन जो आपके सामने चल रही है, उसके सामने ये मैंने रेड कलर का जो बॉक्स बनाया है, इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? आपकी स्क्रीन के एकदम ऊपर बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए ना मेरी बात? या तो बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा, इन दोनों में से एक जगह जाएगा, लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। वो स्क्रीन से बाहर आएगा या स्क्रीन के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब ये 3 डायमेंशन की बात करता हूं, ये अगर एक मान लो वॉल है, ठीक है, सो यहां पर कमरा कुछ इसी प्रकार से ही होता है। मैंने 3 चीजें बनाई हैं, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है और ये आपकी फ्लोरिंग है। ठीक है ना, तो ये 3 प्लेन हो गए आपके पास। ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस का प्लेन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ऊपर वाला जेड एक्सिस हो गया, इसी प्रकार से। ठीक है, तो अब ये क्या है, तीनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, हर 3 प्लेन बने हैं, तीनों प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेन इसको परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और ये वाला प्लेन इसको परपेंडिकुलर है। आपके ये तो सब दीवारें हैं आपके साइड, आप देखो अपने आंखें इधर उधर हिलाकर देखो, ये तीनों प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। ओके, अभी हम आते हैं इस बात को। तो ये होता है नॉर्मल, कहने का मतलब कि एक प्लेन दूसरे प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2 दीवारें और एक फ्लोर दिखाई है, ये सारे एक दूसरे को नॉर्मल हैं। ठीक है, सो जैसे कि अब ए बी, ए का मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, बी का भी निकालना आसान है, और इसके बीच का साइन थीटा भी आसान है। नाउ इसकी जो एन की डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन, वो कैसे आएगी? देखो, जैसे कि अगर ये मान लो 2 वेक्टर, ये एक प्लेन है, तो इसका नॉर्मल ऊपर भी जा सकता है और इसका नॉर्मल नीचे भी जा सकता है, दोनों एक दूसरे के इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो गलत तो है नहीं। तो हमको बिल्कुल सही सटीक दिशा कहां से मिलेगी, बाहर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? उसके लिए हमारे पास कुछ बच्चों रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है हमारा राइट हैंड क्लॉक स्क्रू रूल।
ठीक है, जहां पर आपके पास दो क्वांटिटीज है, मैंने आपको क्या बताया, आपके पास दो क्वांटिटीज है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ए क्रॉस बी का मतलब है वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर ए ऐसे दिखाया गया है, वेक्टर बी ऐसे दिखाया गया। ये जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर, ये मतलब सॉरी ए और बी परपेंडिकुलर है, ये जरूरी नहीं। नाउ ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। आप ए से बी की तरफ बताओ, स्क्रू घुमाओ, इट इज जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये स्क्रू है ना, और ऊपर से आप स्क्रू ड्राइवर लगाते हो। अगर आप इसको घुमाते हो यूं यूं करके, ऐसे घुमाओगे ना, क्योंकि आपको कहां से जाना है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए से बी की तरफ। अगर मैं बोलूंगा बी क्रॉस ए तो मतलब क्या होगा, बी से ए की तरफ। दोनों बातों में अंतर है। ए से बी जाओगे तो मेरे को बताओ, इमेजिन करो आपने स्क्रू इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू कहां जाता है, अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और वो ऐसा रिजल्ट होगा जो ए को भी और बी को भी, दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलता हूं बी क्रॉस ए, if I say in this figure B cross A ऐसे, so the result will be B से A की तरफ, B से A की तरफ। तो ऐसे करोगे तो ये जो स्क्रू है ये आपका कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। इट इज लाइक दिस। समझ गए जी मेरी बात को। तो कहने का मकसद ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपका ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। इसी बात को अगर हम समझ गए हैं तो हम इस बात को बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, क्योंकि हैं तो ये दोनों वेक्टर, है तो ये भी वेक्टर और है ये भी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, एक चीज से काम नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स है, उल्टी है। अगर आपको ये एक चीज समझ में आ गई है तो ये जो मैंने चार फिगर बनाई है बच्चों, सबका मतलब ना एक ही है, सही है। हर साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है ना तरीके से बताया गया है। जैसे ये देखो, इस फिगर को देखो आप, अगर ए से बी जाओगे, ए से बी इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर आप बी से ए आओगे तो आपका फिगर क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ मैंने 90 डिग्री जो लगाया हुआ है ना, ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वैल्यू, ये ए और बी दोनों को ही परपेंडिकुलर है। तो यही है नॉर्मल। अगर आप ग्रे कलर की लाइन देखो तो ये है नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। समझ गए बात को, देखो कलर को समझो ध्यान से, यही है नॉर्मल का एक यूनिट वेक्टर। और आपको कितना लेकर जाना ऊपर तक, वो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करते हो आप। ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा एक वेक्टर आ जाएगा। डन, समझ गए बात को। ठीक है, दूसरी बात, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, राइट हैंड थंब रूल। अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लो, जिस तरीके से आपके सामने फिगर है, ठीक है, कि थंब आपका ऊपर की तरफ है और आपकी ये फिंगर जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। नाउ अब आप क्या करो, यहाँ आपके फिंगर का ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला ए, इधर वाला, ये इसको मानोगे ए, और ये है बी, नाखून जो है वो बी है। तो ए से बी की तरफ आपके फिंगर्स कैसे आई हुई है, ए से बी की तरफ। तो आपको कोई भी क्वांटिटी को ऐसे पकड़ना है कि ए से बी की तरफ जो है वो आपकी कर्ल फिंगर्स दिखाई देंगी। कर्ल फिंगर जो होंगी वो ए से बी की तरफ होंगी। तब आपका जो थंब है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ना, याद होगा राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, याद है कि नहीं याद है? हाँ, ये वही है, ये कि होल्ड योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच ए वे दैट सारी की सारी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देखो ये सारी की सारी ना, सारी की सारी एक दूसरे को, थंब और ये इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये वाली भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर ए से बी की तरफ जाना है,
ए से बी की तरफ जाना है, तो अगर ये वाली 4 फिंगर ए है, मिडल फिंगर बी है, तो रिजल्टेंट ए क्रॉस बी है। इसको कई तरीकों से बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। कोई ऐसा यहाँ कोई आपको याद नहीं करना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कुछ याद नहीं करना, ये आपको केवल एक विजन देने के लिए कि आप ये 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। बट सबसे मास्टर स्ट्रोक देखो, आंसर इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, सभी से एक ही तरीके से निकलेगा। आप केवल इस तरीके को मेरे को तो सजेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने को सबसे पहले नंबर पे रखा है, ठीक है, कि ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ स्क्रू टाइट करो, अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, बस उसी हिसाब से बात का जवाब दे देना, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। सो और अब क्या रूल्स हैं, फ्रेमिंग राइट हैंड रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल है, ये सब सेम बातें। नाउ अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। बेसिक बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। मान लो ये मेरा एक वेक्टर है और मान लो ये मेरा दूसरा वेक्टर है बी, इसके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बी से एक सामने इसकी तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो आपका क्यू वन आप मेरे को बता सकते हो क्या होगा। क्यू वन जो है वो है आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो मतलब कि ओ क्यू साइन थीटा, ठीक है, ओ क्यू साइन थीटा, इसका मतलब वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा है, ठीक है। आपको आप मेरे को एक बात बताओ, जब मैं बात कर रहा था ए क्रॉस बी के, केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी इनटू साइन थीटा, बस इतना सही तो होगा ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है यहां से लेकर यहां तक, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और बी साइन थीटा क्या है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हुआ बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है बताओ, हाँ कोई बताएगा। तो मैं इसको लिखूं, अगर ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो केवल मैग्नीट्यूड तो यही है, ये भी मैग्नीट्यूड होता है, ये भी मैग्नीट्यूड होता है, और साइन थीटा। सो वेक्टर ए है बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बी साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट या ऑल्टीट्यूड, कुछ मर्जी वर्ड बोल दो। सो तो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर ए क्रॉस बी करता हूं मैं, अगर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए क्रॉस बी का अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड निकालूं, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ, आपको याद है एक प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। सो अगर मैं इसका ऐसे डायगोनल बना दूं, डायगोनल बनाऊं तो मेरे को क्या दिखेगा, ये एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल दिखाई देगा। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो, ऐसे बोल दो, या ये वाला ट्रायंगल ले लो, जैसे मर्जी पकड़ लो, या तो ये वाला ट्रायंगल होगा, जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया होगा। तो इस ट्रायंगल का अगर मेरे को एरिया निकालना है, तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा कर दो, तो मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया भी मालूम चल जाएगा। तो अगर मेरे पास केवल, अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आपके पास ये वाली लाइन भी नहीं है, ये वाली लाइन भी नहीं है, तो आपके पास दो लाइनें हैं, दो वेक्टर हैं केवल, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, ठीक है। आपको इन दो, ये जो दो साइड्स बन रही हैं, और इसका ये जो दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये जो कंप्लीट जब ट्रायंगल बनाएंगे तो वैसा ट्रायंगल बनाएंगे, इसका अगर एरिया निकालना हो तो कैसे करोगे कि मैं पूरा ए क्रॉस बी करके उसका आधा कर देंगे, सर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था उसका आधा कर देंगे, तो यही करते हैं हम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं ये मैंने दो शेप्स आपके सामने बना दी, ठीक है, तो
ये मेरा हो गया बेस, ये हो गया हाइट। और वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैसे फॉर्मूला भी याद करो, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑल्टीट्यूड क्या हुआ या हाइट क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटू हाफ। सेम बात यहाँ भी है, ये क्या है बेस और ये रहा ऑल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल चाहे ये पकड़ो चाहे ये पकड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ गया। क्यों? क्योंकि जितना बेस ये है, बेस तो ये है, जितनी ये वाली साइड है उतनी साइड ये भी तो है, सेम ही तो है। डन। तो मेरी बात समझ में आ गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो पैरेललोग्राम का एरिया जो भी आपने निकाला था मैग्नीट्यूड, उसका आधा कर दो। क्लियर बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट के क्रॉस सबसे इजी एग्जांपल क्या है, वो है टॉर्क। टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स। इमेजिन करो आपके पास एक बॉटल है, इमेजिन करो आपके पास एक बॉटल है और बॉटल का जो ढक्कन है, एक्सक्यूज मी, बॉटल का जो ढक्कन है, देखो ध्यान से, मैं कुछ ऐसा समझाता हूं, देखो ये लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। नाउ बॉटल का जो ढक्कन का जो रेडियस है वो है r, और आप जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स हमेशा टेंजेंट पे लगाते हो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है बच्चों। तो फोर्स लग रहा है F, R है ये, तो R क्रॉस F करो, R क्रॉस F। तो R क्रॉस F करोगे तो R से आप F की तरफ जाओगे तो आप क्या देखोगे कि आप का जो फोर्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो ढक्कन है वो खुल रहा है। ढक्कन खुल रहा है मतलब ये असली में फोर्स आप हमेशा ढक्कन के टेंजेंशियल लगाते हो। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, फोर्स टेंजेंशियल लगा रहे हो लेकिन ढक्कन ऊपर या नीचे जा रहा है, या तो ढक्कन खुल रहा है या ढक्कन टाइट हो रहा है। भाई क्या कहना चाहते हो, या तो फोर्स आप ऐसे लगा रहे होगे या फोर्स ऐसे लगा रहे होगे, किसी एक डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो और ये है तो आप देखो आर क्रॉस एफ की वजह से या तो ढक्कन ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ जा रहा होगा, या तो ढक्कन खुल रहा होगा या ढक्कन बंद हो रहा होगा। तो असली में आप तो लीनियर फोर्स लगा रहे हो लेकिन ढक्कन को लीनियर फोर्स समझ नहीं आता। ढक्कन ना ढक्कन है, ढक्कन को समझ में आता है टॉर्क। इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, गॉट इट। सिमिलरली एक्सपीरियंस है आपका जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजे को जब पुश करते हो वो लीनियर फोर्स है, और दरवाजे के जो अब दरवाजे का ये हैंडल है, हैंडल को आपने यहां से पुश करते हो लेकिन दरवाजे का जो ज्वाइंट है वो इस जगह से है, लेफ्ट इधर से, तो उसके जो जोड़ है वो यहाँ पर है, जिस जोड़ को बोलते हैं हिंजेस। तो असली में हिंजेस घूमते हैं, हिंजेस यहाँ जो कॉर्नर घूमता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी की वजह से तो दरवाजा खुलता है या बंद होता है, गॉट इट। तो आप तो लीनियर फोर्स लगा रहे हो लेकिन दरवाजे के जो हिंजेस हैं उसको लग रहा है टॉर्क, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या ऊपर या नीचे। इसी तरीके से एक और क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो समझ लिया, एमवीआर। एंगुलर मोमेंटम भी आपने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ी थी, वहां पर हमने पढ़ा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, याद है कि नहीं याद है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, बोहर ने दिया था आपको, याद करो, वही चीज है। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, पी होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं एम इंटू वी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर को एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस, ओमेगा क्रॉस आर। अब आपको बोला गया कि भाई ऐसे ही याद करना है, क्योंकि अगर आप समझदार हो, मैं आपको बोलूंगा आपने टॉर्क याद कर लिया एफ क्रॉस आर, एफ आर, तो आपका आंसर रिवर्स हो जाएगा, समझ सकते हो ना। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है तो आर क्रॉस पी ही याद करना है, पी क्रॉस आर समझ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए नहीं समझ गए। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, आर ओमेगा नहीं है, आर ओमेगा से जो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, गॉट इट, वेरी गुड। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अभी हमने पढ़ लिया कि इनका दोनों का रिजल्ट मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो ये एंटी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, अगर ए क्रॉस बी करता हूं
तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बी क्रॉस ए करता हूं तो रिजल्ट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज एंटी कॉम्यूटेटिव। मैग्नीट्यूड सेम है, बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी और सी को प्लस करो, ए के साथ क्रॉस करो, या ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी करके प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा जो फॉर्मूला है, दो वेक्टर है तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब थीटा 0 होगा, एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर भी ऐसे। एंटी पैरेलल का मतलब एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे। तो इस केस में थीटा 180 होगा, साइन थीटा 0 पे भी और 180 पे भी 0 ही होता है। तो जब आप ए बी साइन 0 लगाओगे तो आंसर 0 ही आएगा, या ए बी साइन 180 लगाओगे साइन 0 ही आएगा। तो ए क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो थीटा 0 है या थीटा 180 है, दोनों में से हो सकता है। 0 के चक्कर मत पड़ना, ठीक है। ए क्रॉस ए अगर मैं बात करूं, ए क्रॉस ए तो क्या होगा, ए इंटू साइन कौन सा, ए भी यही है, ए भी यही है, दोनों वेक्टर अगर ए ही हैं, क्रॉस करूंगा तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0। तो साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0। इसका मतलब ए क्रॉस ए 0 होगा। तो इस बात से क्या समझ में आया, अगर मैं आई क्रॉस आई करूंगा तो भी 0 होगा, जे क्रॉस जे करूंगा, के क्रॉस के करूंगा तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। बढ़िया। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ए क्रॉस भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, बस कोई दिक्कत नहीं। आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब पल्ले आपके ये बड़े काम आने वाली चीजें हैं। देखो, मान लो ये आपके सामने तीन, ये प्लेन है, जैसे मैं आप कमरा जैसे हम समझ लो, ठीक है ना। ये क्या है, देखो ये एक वॉल है, ठीक है, ये दूसरी वॉल है कमरे की, एक ये तीसरी फ्लोर है। आप समझ सकते हैं ना, विजुलाइज कर सकते हैं आप इस बात को, ठीक है ना। तो दिस इज 3 डायमेंशन। तो मेरे पास ये 3 प्लेन है, सामने वाला एक्स वाई प्लेन जो कि एक्स और वाई पे बना हुआ है, ये वाला प्लेन जो क्या है वो वाई और एक्स प्लेन है। अच्छा सॉरी एक्स वाई, ये इसको जेड प्लेन बोला जाएगा ना, ये जेड। सो दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज एक्स जेड प्लेन। ठीक है, बात समझ आ गई, तो ये बात होती है। अच्छा, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। और जेड एक्सिस का क्या होता है, के। अब सुनो ध्यान से, स्क्रू ड्राइवर अपने हाथ में रखो, इमेजिनरी स्क्रू ड्राइवर, मैं जरूर नहीं कह रहा कि स्क्रू ड्राइवर हाथ में ही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम घुमाते हैं, और अभी बताऊंगा इसका फायदा कहाँ पर होगा। लेकिन पहले समझो कि अगर मेरे को आई से जे की तरफ जाना हुआ, आई से जे की तरफ जाना हुआ, आई से जे की तरफ जाना हुआ, तो बताओ कहां पर आएगा आपका स्क्रू। आपका स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, के की तरफ। और अगर जे से आई की तरफ जाना हुआ तो आंसर कहां जाएगा, माइनस के की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा। देखो, अगर आई से जे करोगे तो स्क्रू बाहर खुलेगा, पीछे आ जाएगा, ये जेड एक्सिस पॉजिटिव है। और अगर जे से आई करोगे तो स्क्रू अंदर घूमेगा, जेड एक्सिस नेगेटिव है। अब आप इधर वाले की बात करते हैं, आई से के की तरफ जाना हुआ, आई से के की तरफ जाना हुआ तो क्या हो जाएगा, आप स्क्रू टाइट करेंगे, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, देखिए ध्यान से, आई से के की तरफ। आई से अगर आप के की तरफ जाएंगे तो आप स्क्रू टाइट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। क्लॉकवाइज ऐसे देख लो, घड़ी ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज होता है तो अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। तो आई क्रॉस के करेंगे तो वो अंदर की तरफ, अगर ऊपर पॉजिटिव जे है तो नीचे नेगेटिव जे हो जाएगा, माइनस जे। और इससे उल्टा, अगर मैं के से आई करूंगा तो क्या होगा, रिजल्ट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव जे। इस तरीके से अब मैं बात करता हूं इस वॉल के लिए, ये के है, ये जे है, के से जे की तरफ, के से जे की तरफ, तो के से जे की तरफ, तो के क्रॉस जे बोलूंगा, जे से के की तरफ, मतलब जे से के की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। के से जे की तरफ स्क्रू ऐसे टाइट करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब स्क्रू अंदर जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ, परपेंडिकुलर। तो एक्स और जेड और वाई का परपेंडिकुलर कौन है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। सो के से जे में एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आई। और अगर
जे से के की तरफ आऊंगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू बाहर आएगा पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो पॉजिटिव आई की तरफ। तो ये कंक्लूजन निकाल दिया जी मैंने बड़ी मेहनत करके। लेकिन क्या होता है कि साइंस वाले ना हम बड़े कामचोर टाइप के, ठीक है, हमको शॉर्टकट ढूंढने की बड़ी बीमारी आदत है? तो अब जरा ढूंढ के बता, छोटी चीज बताते हैं आपको। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको कंसाइज कर देते हैं एक इस फॉर्म में, आई जे और के। ठीक है बच्चों, आई से जे पे आना है तो के आंसर आएगा, जे से के घूमोगे तो आई आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर लूप याद रख लो, कितना आसान है। इस लूप को टेस्ट कर लो इन सबके अंदर। लेट से मैं बोलता हूँ के से जे जाना है, के से जे, के से जे में आंसर क्या आ रहा है देखो, के से जे जाओगे तो आंसर माइनस है आई आएगा। इस एरो के साथ घूमोगे तो पॉजिटिव चलोगे, पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, इससे उल्टे जाओगे तो नेगेटिव आंसर आ रहे हैं। ठीक है, जे से के की तरफ आओगे, जे से के की तरफ, जब जे से के जाओगे तो आंसर यहाँ आ रहा है आई, यहाँ पे देखो कहाँ है जे से के, ये जे से के आंसर आंसर आ रहा है पॉजिटिव। क्लियर, आई से जे पे के आ रहा है, देखो आई से जे पे के आंसर आ रहा है, और जे से आई पे माइनस के, जे से आई पे माइनस के। ओके, तो इस तरीके से समझना तो बच्चों हमारे को पहले तो ऐसे ही है, ठीक है। असली लॉजिक इसका यही होता है, पहले शुरुआत इसी चीज की यही चाहिए। ये आपको समझ में आ गया तो बार बार इसको मतलब प्रोसेस नहीं करना, हर टाइम ऐसे सोचना नहीं बैठना इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, उसको इससे क्या होगा, स्क्रू अंदर जाएगा स्क्रू बाहर आएगा, नो नो नो, हर बार ही नहीं करना है। बस जब हम अप्लाई करेंगे तो सीधा हम इस कंसेप्ट को डाल देंगे। ठीक है, तो ये बात है समझने की। डन। इसके बाद इसको इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं इसका एक और तरीका भी है, एक क्रॉस पे इसमें डेटरमिनेंट निकाल देते हैं। ठीक है, अब डेटरमिनेंट जब हम क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, ये ऐसे लिखना है। अब 12th का टॉपिक 12th में सिखाते हैं हम डेटरमिनेंट, तो कुछ ही बच्चों को यहाँ आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता है, किसी को करवाते किसी को नहीं करवाते, पर मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, करेंगे अभी हम, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब कराएंगे। ठीक है, तो दो तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करी जाती है। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा ये तरीका है। इस तरीके में जो है ये काम एक लाइन में आ जाता है, इसमें दो लाइनें लगती हैं तो इसमें एक लाइन में आंसर आ जाता है, बस बात वही है। ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना हो तो मेरे को बताओ क्या करोगे। अरे भाई एक बात बताओ, जैसे आपको याद होगा आपने देखो अभी आपने फॉर्मूला क्या बताया एंगल की, देखो नॉर्मल वेक्टर तक तो ठीक था, अब क्या पूछ रहा है, कहता है इसका बीच का एंगल बताओ। डॉट प्रोडक्ट में भी एंगल पूछा था, डॉट प्रोडक्ट में एंगल था कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो साइन थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा के टर्म्स में आएगा, क्या दिक्कत है भाई। तो साइन थीटा अगर मेरे को निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, होल अपॉन ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर वो क्या पूछ रहा है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर टू द दीज टू वेक्टर है, तो वो यूनिट वेक्टर क्या है वो निकालना है आपको एन कैप। ठीक है ना, ठीक है, एन कैप। अभी आप मेरे को बताओ ए क्रॉस बी आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो अगर आपसे एन कैप निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस मैग्नीट्यूड बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो एन कैप निकालना है तो दिस इज नॉट ए मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिखना, नीचे लिखना मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से आपका पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की, तो आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a and b, मतलब एक साइड का वेक्टर ये है, एक साइड का वेक्टर ये है। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल मतलब बताता हूँ, देखो ध्यान से, लॉजिक अंदर की बात।
ठीक है, कोई नहीं बताता ये सारी बातें, केवल फार्मूला ठोकना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, अंदर की बात बताता हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या है, पहला पॉइंट है 3,4, ठीक है, 3i², 4j², तो मतलब आप समझदार हो ना कि 3 x एक्सिस पे और 4 y एक्सिस पे कुछ ऐसा होगा। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वेक्टर है -3i², 7j², मतलब -3 अलोंग x एक्सिस और 7 अलोंग y एक्सिस। आप समझदार हो, यहाँ पर बन गया होगा कुछ कुछ। और ये वेक्टर आपने बनाया ये, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो, आपको कोई और टूल, ये आपको दो साइडें दे दी, दो साइडों के जितना, अब इसको आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करोगे, इसमें आप कैसे करेंगे हम, ये जो आपने पैरेलल साइड रखी, इसकी यहां से लेकर यहां तक रख ली ना, और इसकी रखी आपने तो कुछ रखी बच्चों यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, कुछ ऐसे बन गया ना पैरेललोग्राम ये वाला। अब इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है वो आपको। अब बताओ कितना मुश्किल काम है, हैं? कि पैरेललोग्राम का तो सर आपने एरिया, वैसे अगर सोचा जाए नॉर्मल तरीके से, ठीक है, मतलब अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क कि भाई इसका एरिया कैसे निकालूंगा, ठीक है, इसकी बेस निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और ये और वो सारे के सारे फॉर्मूले डालने पड़ेंगे। इससे अच्छा उसका आसान तरीका समझ, ठीक है। तो पहला वेक्टर आपके पास यही है, 3i² + 4j²। दूसरा वेक्टर है -3i² + 7j², एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया, ठीक है। तो एरिया का लॉजिक तो आपने सीखा ही है, एरिया होता है क्या, ए क्रॉस बी का क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी कैसे करोगे, चलो करके दिखाते हैं आपको। ए क्रॉस बी ऐसे लिखा, पहले ए लिखना, देखो ए क्रॉस बी है ना, तो पहले ए ही लिखना है, बाद में बी ही लिखना है, समझ गए मेरी बात को, इस बात का ध्यान रखना। कहीं बी पहले लिख दो, 3i + 4j, बी कितना है -3i + 7j, ठीक है। अब इसका आपको क्या क्या बातें याद रखनी है करने से पहले, आई से जे मल्टीप्लाई करोगे तो के आएगा, ऐसे ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, i.i और j.j, j क्रॉस j, i क्रॉस i और k क्रॉस k जो होता है वो होता है 0, तो इसके बीच में है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो करें शुरू, तो i क्रॉस i करो, चलो i क्रॉस i तो 0 हो गया, लो जी 0 लिख दो। अब क्या आया, i से j, तो 7 × 3 तो हो गया 21, चलो पहले तो चुपचाप लिखो 21। अब क्या हुआ, i से j भी मल्टीप्लाई हुआ, i से j मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट क्या आता है k, तो आप यहाँ लिखोगे k, प्लस आया ना तो प्लस k हो गया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 12, पहले तो लिख लिया आपने -12, फिर क्या लिखा आपने, j को i से किया, j को i से किया तो माइनस के आया, तो वो -k हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद j को j से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 0, j को j से मल्टीप्लाई किया तो 0। सो द आंसर इज नाउ 21k + 12, 21k + 12k इज इक्वल्स टू 33k। ये a क्रॉस b हो गया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a क्रॉस b के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, देखो अगर इसको k कैप या इसको ऐसे लिखो ना, 0i² + 0j² + 33k², ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूँ। ऐसा हो सकता है जब अगला क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा हुआ होगा 3 4 5 कुछ तो वैल्यू लिखी होगी, जब ये होगा फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालते थे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ तो आसान है, 33 ही आंसर आ गया। अब यहाँ पर हो गया 33 यूनिट, क्लियर, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, है ना, बस। तो 33 यूनिट आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
अगर आपसे यही पूछता कि भाई ये दो साइड्स हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, मतलब कि आपसे वो ऐसे पूछ लेता, दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो करना यहाँ तक यही था, बाद में हाफ लगा देते, बस हाफ इंटू 33/2, हाफ इंटू 33/2 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक। अब मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी है ना, एक तीर से दो शिकार करते हैं, और जब हम आपको 8-8, 10-10 शिकार करने सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन वही सिखाएगा या वही सीखेगा जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अदरवाइज आपको मैं 10 क्वेश्चन कराने के बजाय मैंने एक ही क्वेश्चन लिख दिया है, केवल एक क्वेश्चन। ये ए दिया हुआ है बच्चों, ये बी दिया हुआ है। कहता है अगर ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समझदार हो? क्या करना है, क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाले। तो कैसे सीखते हैं इसको, पहले करते हैं 3i + j + 2k, ऐसे लिखा, क्रॉस 2i - 2j + 4k। ठीक है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है? i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k होता है 0। एक बात, i से j से k। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जैसा डॉट प्रोडक्ट में था, केवल i से i, j से j और k से k करते थे, बाकी सारे जीरो होते थे। यहाँ पर वही i से i, j से j और k से k नहीं करना है, क्योंकि वो जीरो होंगे, बाकी सब आंसर होंगे। तो i से i की टेंशन मत लेते, सीधे यहाँ करते हैं i से j, मतलब -6। पहले तो लिखो -6, i से j, i इंटू j क्या हुआ, k, तो पॉजिटिव k -6k हो गया। पहले ऐसा करो, सब i से मल्टीप्लाई कर लो, इससे भी कर लिया, 0 हो गया, इससे ये आ गया, इससे ये कर लो। 3 × 4 = 12 ik, ik मतलब -j, तो मतलब 12 इंटू -j, तो मतलब -12j। ठीक है, फिर प्लस j इंटू i, मतलब ये कितना हो गया, -2, सॉरी 2 और j इंटू i है तो -k हो गया, तो इसका मतलब -2k हो गया, तो -2k हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद j को कर रहे हो आप, j से वो 0 होगा, j से कर रहे हैं k से, 4 और j इंटू k होता है i, तो 4 और i। अब k से मल्टीप्लाई करो, k इंटू i, 2 टू द 4, तो पहले तो लिख दो 4। अब k इंटू i होता है j और पॉजिटिव, फिर उसके बाद k इंटू j, ये हो गया -4, और k इंटू j भी होता है -i, तो -4 और माइनस से हो गया +4i, और फिर i k इंटू k, वो 0 हो गया। सो दिस बिकम्स, पहले i वाली टर्म्स लिख लो, 4 और 4 8i। ठीक है ना, ठीक है। सो 4 और 4 8i, j कितना हो गया, -8j, और k हो गए -8k। लो जी, आसान हो गया, टोपियां पहना दो इसको, के कैप। मैं एक्चुअली सबसे ना लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है, आदत ऐसी बनी हुई है मेरी। ओके, चलो जी, a क्रॉस b आ गया आपके पास, आसान है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो क्या होगा, 8² - 8² -8² का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ 8² का स्क्वायर रूट, इसका मतलब 8√3। और यूनिट, मीटर मीटर कुछ नहीं लिखा हो ना, तो केवल यूनिट लिख दिया करो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, आपका आंसर आ गया 8√3। ठीक है, अब आपसे पूछे इफ दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना होगा बताओ, हाफ इंटू 8√3। लो जी, 4√3 यूनिट। स्क्वायर लिख दो, एरिया है ना, यूनिट स्क्वायर। ठीक, चलो समझ आ रहा है ना।
आना चाहिए, बस समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, फिर और क्या पूछा है? हमारा पहला क्वेश्चन खत्म, दूसरा क्वेश्चन खत्म, कहता फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल निकालने के लिए हमारा लॉजिक क्या था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। वेक्टर नहीं निकालना हो, केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया आपके पास? अभी आपने ऊपर निकाला 8√3 होल अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा, वो तो निकालना है, निकाला ही नहीं हमने, निकाल लो। ए का मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चेक करो, सही लिखा है ना? 3 1 2, यहाँ पर क्या होगा? 2 2 4। बी का मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो 9 और 1 10 और 4 14। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास 4 प्लस 4 प्लस 16 24। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, √14 इंटू √24। ठीक है, चलो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, हल्का फुल्का कर दो, तो हो गया हमारा पास बच्चों 8√3 होल अपॉन √14 को लिख लो √2 इंटू √7। ठीक है, 24 को लिख दिया √3 इंटू √2 इंटू √2, कितना हो गया? 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, एक और 2 आएगा। ठीक है, नाउ 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 ये √2 इंटू √2 हो गया, ये √2 इंटू √2 हो गया, नीचे 2 to the 4 हो गया, तो इन सब ने काट दिया इसको 2 से, तो दिस बिकम्स, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया √7 और ये बच गया √3। ठीक है, तो इसका मतलब 1/√7 बच गया। डन, मेरी बात समझ आ गई ना? तो मतलब कि जो भी एंगल आ गया आपके पास, 2 भी तो है ना यहाँ पर, 4 4 2 था, तो 2/√7 आ गया, किसका? साइन थीटा का। तो साइन थीटा आ गया आपके पास 2/√7, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/√7। तो इसकी वैल्यू टेबल में देखकर बता दोगे, अभी यहाँ तक आप इतना ही छोड़ देना। ठीक है, नाउ फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर था, मैंने आपको क्या सिखाया था? अभी 2 मिनट पहले तो सिखाया था, एंड कैप यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, ये होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है ना बच्चों? सो आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। सो तो एंड कैप ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। ये देखो मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको वो कंसेप्ट याद हो जाए। ठीक है, तो आपका एन कैप क्या होगा? आपका होगा ए क्रॉस बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब ए क्रॉस बी का आपका जो है, ए क्रॉस बी से आपका आंसर आया क्या था? वो कुछ आया था, हमने ए क्रॉस बी पहले कर लिया ना, ये 8i 8j 8k। सो 8i माइनस 8j माइनस 8k, ये आ गया अपॉन, असली में ए बी साइन थीटा है क्या मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से? ए बी साइन थीटा तो आपने मैग्नीट्यूड ही तो है, तो ए बी साइन थीटा इज व्हाट? 8/√3। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है आपको। ओके, 8/√3। और अगर आप बोलते हो नहीं सर, तो फिर आप एक और काम कर सकते हो। क्या करो, क्या करो, ए का मैग्नीट्यूड लिखो, बी का मैग्नीट्यूड लिखो, और जो साइन थीटा है ना, कौन सा वाला, ये यहाँ लिखा था आपने साइन थीटा, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, तो अभी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, सो
तो ए क्रॉस बी का जो नॉर्मल वेक्टर आ गया मेरे पास, वो कैसे लिखना है आपको, अलग अलग करके लिखना है, आई का अलग, जे का अलग और के का अलग। सो दिस इज 8 i कैप अपॉन 8 i कैप बाय रूट 3। ठीक है, ये सॉरी नीचे तो i कैप नहीं है, दिस इज 8 बाय रूट 3 माइनस 8 जे कैप अपॉन 8 बाय रूट 3 माइनस 8 के कैप अपॉन 8 बाय रूट 3। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से ये 8 से 8 कैंसिल हो गया और आपके पास जो नेट रिजल्टेंट एन कैप आ गया वो आया 1 बाय रूट 3 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 3 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 3 के कैप। ये आ गया आंसर। तो वो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका नॉर्मल ऊपर जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर तो इतना सही होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपसे पूछता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो वो इसी तरीके से निकलता है। इस टाइम, इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप खड़े हो उस स्टेज पे ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर मान लो मेरे को यही वेक्टर बोले 10 यूनिट ऊपर चाहिए, 10 यूनिट ऊपर चाहिए, यही वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर हो और उसकी मैग्नीट्यूड 10 हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पास नॉर्मल वेक्टर तो मेरे पास निकल गया ना, इसको 10 से, नॉर्मल वेक्टर निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया एक नॉर्मल, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो आ जाएगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट जो कि ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब वो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कैसा होगा? 10 इंटू नॉर्मल का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू 1 बाय रूट 3 जो आप ऊपर देख रहे हो आई कैप माइनस 1 बाय रूट 3 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 3 के कैप, तो ढंग से लिख दो 10 बाय रूट 3 आई कैप माइनस 10 बाय रूट 3 जे कैप माइनस 10 बाय रूट 3 के कैप। ठीक है, ओके ना। आगे मान लेते हैं कि अगर ए और बी दो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, अभी तो एडजेसेंट साइड दी हुई है ना, ठीक है, लेकिन अगर डायगोनल है, रूट 3 ऊपर आएगा। यस सर, रूट 3 ऊपर आएगा फोर्थ पार्ट में। अच्छा यहाँ पर ना, हाँ यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके। सो अच्छा मैंने उसको देख के यहाँ भी लिख दिया, डन। अब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछे कि ए एंड बी आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं हाफ इनटू डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये आपके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपने याद कर रखा था, लेकिन यहाँ वही हाफ इंटू डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। सो तो क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरीके से करेंगे जैसे आप करते आए थे और उसका मैग्नीट्यूड भी उसी तरीके से निकालेंगे। तो जैसे मैग्नीट्यूड हमारा आया था, याद करो 8 रूट 3 था, तो 8 रूट 3 उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो दिस विल बी 4 रूट 3 और यूनिट स्क्वायर। फिर आपसे पूछे, मान लो जी कि ये एंगुलर मोमेंटम है, एक वेक्टर एंगुलर मोमेंटम है और सॉरी रेडियस है, और दूसरा जो है वो लीनियर मोमेंटम है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है एल, एल हो गया आर क्रॉस पी। ठीक है बच्चों, तो आर क्रॉस पी, अब आर भी वही वैल्यू ली हुई है मैंने, सब कुछ सारी चीजें वही है, तो दोनों को क्रॉस प्लॉट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो वही है 8 आई कैप, 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, डन। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। इसी तरीके से अगर वो पूछता आपसे कुछ, अगर आपसे पूछता कि भाई ये रेडियस है, पहली रेडियस दे दी, दूसरा लीनियर मोमेंटम दे दिया, उसको मल्टीप्लाई करो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एक टॉर्क है, टॉर्क निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स निकाल दे। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर होता, दूसरा रेडियस होता, तो निकाल दो। तो मतलब कि आपको अगर ये, इसके लिए आपको सबसे पहले समझो कि ये मालूम होने चाहिए कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, इसके बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी, क्रॉस प्रोडक्ट के और एग्जाम्पल्स भी हैं, वक्त के साथ साथ आप सीखते जाओगे।
ठीक है, 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। लेकिन अभी पैनिक मत करो, अभी आपको इससे ज्यादा बाहर अभी नहीं पूछेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स है, फोर्स है, ठीक है, तो अभी हम आपके अंदर उसके अंदर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसी कंटेंट के अंदर ही रखेंगे। समझ गए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल और करते हैं। 1 2 3 4, हाँ बस 3-4 न्यूमेरिकल है, फटाफट खत्म करते हैं ताकि टॉपिक आपका क्लियर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल बताना है। अब एंगल जो है वो दोनों तरीके से बताते हैं, साइन से भी और कॉस से भी, साइन से भी और कॉस से भी। ऐसा करता हूं मैं ना, आपको मल्टीप्लाई का दूसरा तरीका सिखाता हूँ। ए क्रॉस बी में क्या करो, यहां लगाओ आई, ये लिखो जे, यहां लिखो के, ठीक है। यहां डालो डंडे, ठीक है, ये डाले हमने छोटे छोटे डंडे। यहां पर क्या लिखो, सबसे पहले लिखो ए क्या है, 2 - 3 - 1, तो यहां लिखना आपको ऐसे ही है, 2 - 3 - 1। फिर उसके बाद लिखोगे -6 9 3, -6 9 3, इतना लिखा। अब इसका आंसर निकालना है, देखो कैसे करेंगे। यहां लिखो आई पहले, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर डालो ब्रैकेट, फिर डालो, फिर लिखो ये वाला जे नहीं लिखो, लिखो -j, फिर डालो ब्रैकेट, फिर लिखो के, और फिर डालो ब्रैकेट। डाल ली? अब सुनो ध्यान से, जब आई लिखा है ना, जहां भी खड़ा है वहां का रो और वहां का कॉलम पे लाइन डाल दो। क्या दिख रहा है आपको? ये इसको लिख लो, -3 1 9 3, -3 1 -1 9 और 3। फिर जे की बारी जब आई है तो ये रो और ये कॉलम पे लाइन डाल दो। क्या दिख रहा है आपको? 2 1 6 3, 2 1 6 3। इसके बाद जब के की बारी आएगी तो रो और कॉलम पे क्या दिख रहा है? 2 - 3 6 9, तो 2 - 3 6 एंड 9 -6 9। डन। अब क्या करो, अब ये जो माइनस क्यों लगाया ये मत पूछना अभी आप, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे को समझाना। 12th क्लास में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर आएगा आपका मैथ्स का, वहां समझाएंगे इसके पीछे का असली गेम क्या है, y माइनस, ठीक है। तो अभी मत डिस्कस करना, बस यहाँ पे जब ये वाला नंबर लिखा जाएगा तो माइनस का निशान आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी प्लीज मत पूछो, ठीक है, जवाब है लेकिन बहुत लंबा है, ठीक है। फिर मैं अभी बता भी दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं, ना ही वो यूज होगा और ना ही आपको रिटेन रखोगे। अब क्या करना है, हमेशा हमेशा देखो, पहले दिस मल्टीप्लाई दिस करो, ठीक है, माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस करो। क्या बोला मैंने? दिस मल्टीप्लाई दिस करो, माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस करो, दिस मल्टीप्लाई दिस करो, माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस करो। तो मैं इसको लिख देता हूं आपको, आई यहां होगा -3 इंटू -3, ठीक है, माइनस लिख लेना, -9 इंटू -1, ऐसे। तो आपकी गलती नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूँ करना, नहीं तो यहाँ साइन में ही गलती हो जाती है, माइनस माइनस प्लस माइनस इतने सारे हो जाते हैं। 3 इंटू 2, ये तो चलो सीधा है, 2 इंटू 3 माइनस ब्रैकेट ऑन -6 इंटू -1। जंप मत करना, लिख लेना, बार बार बोल रहा हूँ। फिर गलत कराओगे, फिर बोलोगे सर जी बोला मेरा गलत हो गया, उसके जिम्मेदार आप ही होगे, क्योंकि सर जी ने आपको सारे तरीके बता दिए, गलती ना हो। फिर भी गलती हो जाती है, हमारे से भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे वो √3 वाले भी गलती हो गई है। तो टारगेट होता है कि इतने क्वेश्चन फटाफट खत्म कराने हैं, टाइम खत्म हो रहा है, इससे पहले हमने वो सारे क्वेश्चन हमको वाइंड अप करने। तो इस टाइम मेरा ध्यान केवल कैलकुलेशन पर नहीं होता है, लॉजिक समझाने पे होता है। लॉजिक मैं आपको दिए चल रहा हूँ, दिस इज 18, दिस इज 2 इंटू 9 माइनस, फिर क्या है, -6 -3, -6 गुना -3। देख रहे हो ना कितने सारे माइनस प्लस हैं, परेशान कर रखा है। आई ये हो गया 9, दिस बिकम्स -9 से हो जाएगा +9, फिर -j, इसमें क्या होगा 6, और ये हो जाएगा क्या, -6, ये हो जाएगा -6 से -6 हो जाएगा। ये पहले +6 होगा, +6 से ये -6 बन जाएगा, ठीक है ना जी।
क्लियर नॉट क्लियर? तो दिस इज 6 माइनस 6 हो जाएगा, फिर आया प्लस के, ये कितना है 18, ये है माइनस 18, सॉरी ये है प्लस 18, ये है प्लस 18 से माइनस 18 हो जाएगा। सो 18 माइनस 18 हो गया। अरे भाई तो किस्मत तुम्हारी खुल गई यार, काम कम करना पड़ गया। 9 माइनस, यहाँ भी हमने थोड़ी सी गलती करी है इस जगह पर। दिस इज -3 × 3, ठीक है, -3 × 3, तो दिस वाज -9। तो हुआ ये है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। सो इसका मतलब ये 0 बन गया आंसर। 0y + 0j + 0k नल वेक्टर बन गया। तो 0y था तो क्या था, या तो उसका रिजल्टेंट पैरेलल है या एंटी पैरेलल है ना? तो या तो पैरेलल है, एंगल बताया ना, या तो पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब या तो थीटा या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, बस इतनी सी बात करनी है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए डॉट बी निकालना है। ए दिया हुआ है, बी मैग्नीट्यूड दिया, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट दिया हुआ है। सो ए क्रॉस बी का अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना हो तो निकलता कैसे है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी कितना दिखा है 8, ए कितना है 2, बी कितना है 5, साइन थीटा इज साइन थीटा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो गया 8/10, ठीक है ना, तो 4/5। तो साइन थीटा अगर 4/5 है तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा 3/5। सही बात है नहीं सही बात है? अरे भैया परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस थ्री ही होगा, है ना। कॉस थीटा 3/5। अब आपको चाहिए ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है बता दो। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड आपके सामने है 2, बी का है 5, कॉस थीटा है 3/5। तो आंसर आ गया 6। डन। आगे करते हैं, क्वेश्चन कहता है ए डॉट ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है, ठीक है बच्चों। ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2ab। तो अब यहां देखो क्या करते हैं, पहले ए से ए मल्टीप्लाई करो, बताओ ये हो गया, ऐसे लिखना है देखो ध्यान से, ए क्रॉस ए फिर प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। ध्यान से देखो, पहले ए से ए मल्टीप्लाई करना तो ए लिखना है, फिर ए से बी, ए तुम्हारे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही लिखना, फिर बी ए, बी को लेफ्ट साइड ही लिखना, और ये वाला बी क्रॉस बी और माइनस में, सो माइनस बी क्रॉस बी। अब मेरे को बताओ ए क्रॉस ए तो 0 होता है और बी क्रॉस बी भी 0 होता है, क्योंकि एक वेक्टर को अपने वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बीच का एंगल थीटा 0 है, साइन 0 होगा, आंसर 0 आएगा। अब बात बना ए क्रॉस बी। आपको पता है ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है ना, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को भी ए क्रॉस बी लिख दो, ठीक है, ठीक है ना। ये माइनस हट गया, ये प्लस हो गया। अब ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्या बन गया, 2i ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल्स, तो आ गया, प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना है। चलो एक और ये प्रॉपर्टी को प्रूव कर लो, शो दैट दिस इज, ऐसा है ना, शो है तो खोल दो पहले, ए क्रॉस बी। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव थी प्रॉपर्टी, मतलब 2 × 3 होता है 3 × 2, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखो पीछे लिखो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में 2 × 3 इक्वल नहीं होता है 3 × 2 के। तो इसलिए पहले जब मैं मल्टीप्लाई सिखा रहा था तो मैं बोल रहा था ना डॉट है तो डॉट लिखो, उससे मल्टीप्लाई मत लिखो, इसका यही मतलब था। उस टाइम मैंने आपको एक लेक्चर में एक पिन पॉइंट किया था कि भाई यहाँ पर ना डॉट है तो
मल्टीप्लाई का निशान मत लगाओ, डॉट का निशान लगाओ तो अच्छा रहेगा, ताकि वो याद रहता है कि आपने कौन से मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, हमारे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन दिक्कत आती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये एक नहीं दो प्रकार की है। ठीक है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड, बस इस एटीट्यूड को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, इतना लिख लिया LHS। अब आप मेरे को बताओ, ये ए क्रॉस बी है, इस बी क्रॉस ए को मैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख दूं ना, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख दिया। ऐसे ये ए क्रॉस सी है, और इस सी क्रॉस ए को माइनस ऑफ ए क्रॉस सी लिख दो। ठीक है, प्लस ये बी क्रॉस सी है, इसको माइनस ऑफ बी क्रॉस सी लिख दो। हो गया ना, समझदार हो, सारे कैंसिल हो गए प्रोग्राम, ये सारे एक जीरो हो गए। सो तो हमने समझा क्या आज कि क्रॉस प्लॉट बहुत बढ़िया चीज होती है। ठीक है, आंसर देता है नॉर्मल की तरफ। मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान करना है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट रखना, राइट वाला राइट रखना, कभी गलती नहीं होगी, बस इस बात की ध्यान रखना बात को। ठीक है, जब मैं छोटा था ना आपके जितना था, तो मेरे को बड़ी इशू आती थी, मैं बड़ा भूल जाता था। ठीक है, कोई इस तरीके से बताता नहीं था कि लेफ्ट वाला लेफ्ट वगैरह, क्रॉस प्लॉट होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे कर लो। फॉर्मूला भी क्यों होता है, ठीक है, उसने बोल दिया भाई ऐसे होता है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हम भी इसको रटते थे, क्यों क्या कैसे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। जो ये आंसर आ रहा है, और जो मैंने आपको याद करो आई से जे से के करके दिया था, सेम आंसर आएगा बच्चों, सेम आंसर आएगा। आप जहां कंफर्टेबल हो आप उसको करना। ठीक है, आपको ये पसंद है ये करना, आपको वो पसंद है वो करना। ठीक है, मेरा काम है दोनों सिखाना आपको, और आपको जो प्रैक्टिस मिलती है आपको दोनों तरीके से अप्लाई करके देखना। इवन आपके यहाँ नंबर भी सेम मैच करेंगे, चेक करना, जो आई वाली टर्म्स होंगी ना वो यहाँ मैच करनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ इस क्वेश्चन में केवल एक बात का ध्यान होता है, एक एडवांटेज क्या है कि जो आई से जे, जे से के में जो देखते हैं ना प्लस या माइनस, माइनस प्लस, वो यहाँ चेक नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हम करते हैं ना दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उस माइनस में वो सारी गेम एडजस्ट हो जाती है, इसलिए ये मेथड अडॉप्ट किया गया। इसमें हमको वो आई जे के को याद नहीं रखना पड़ता है, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है, कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है ये। ठीक है, और वैसे ये हो सकता है अभी आपको एक्सेप्शनल लग रहा हो, लेकिन 12th क्लास में आप आओगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां तो सारे टाइम चलते ही ये रहना है। ठीक है, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, इस टाइम थोड़ी सी नई चीज है आपके लिए, हो सकता है। ठीक है, चलो, तो फिर हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि एंगल कैसे निकालना है, तो मजा आ गया, थीटा 0 आ गया, आपकी मेहनत आसान हो गई। लेकिन अगर आ भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपको साइन थीटा तो निकालना आता ही है। फिर हमने ये एक तीर से कई निशान किए, यहाँ हमने गलती कर दी थी जल्दबाजी में, तो इट शुड बी, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको हम यहाँ पर ठीक 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 कर देते हैं, इसको भी रिपेयर कर देते हैं। चलो, तो बात आपको लॉजिक समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर को किस तरीके से निकालना है। फिर हमने सीखा, क्या सीखा था हमने, मल्टीप्लाई सीखी, मल्टीप्लाई का पूरा डिटेल कंसेप्ट आपने समझ लिया, साइन थीटा निकालना हो तो कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको ये 8 क्वेश्चन तो ऐसे लिख सकता था, एक किस्म से हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, डन। लॉजिक असली अंदर की बात आपको समझ में आ गई। तो ये वेक्टर की पावर है, देखो यहाँ 2 लाइन, 2 पॉइंट्स दे दो हमारे को, बस 2 पॉइंट्स दे दो और ओरिजिन दे दो, हम उसका पैरेललोग्राम भी बना देंगे, उसका एरिया भी निकाल देंगे, ट्राइंगल का एरिया भी निकाल देंगे, और बहुत सारा जूस भी निकाल देंगे, इसका नॉर्मल भी निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे। फिर हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आता है ये आपको। ठीक है, तो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन इसी के अंदर ही आएगा, टर्म चेंज हो जाएंगे, नाम चेंज हो सकता, वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट में बनता ही नहीं है। सुन लो मेरी बात, मतलब इस स्टेज पर बोल रहा हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 11th क्लास की फिजिक्स की इस स्टेज पर, जिस स्टेज पर आप खड़े हो। ठीक है, डिटेल में तो बच्चों और बड़ी सारी है, जब आप 11th क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो और भी ज्यादा डेप्थ में जाओगे, आप बहुत अच्छे से जाओगे। ठीक है, असली तो मजा तभी आएगा, क्योंकि वहां यहाँ तो आपका थोड़ा सा है, वहां शायद हमको 15 दिन लगेंगे इस टॉपिक को, 10 दिन लगेंगे इस टॉपिक को खत्म करने में, इतने गहरे में आप पढ़ोगे। ठीक है, सो यहाँ हमारा वेक्टर खत्म, यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझी थी।
फिर हमने कुछ रूल समझे थे, बेसिकली वही जो रूल जो मैंने आपको समझाए हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आई प्रेफर दिस रूल, बट बाकी तो क्या, कहीं भी खड़े हो जाओ, पेचकस घुमाओ, आंसर निकालो, ठीक है। तो ये डायग्राम देने का पर्पस ये था कि आई वांट टू शो दिस इज द नॉर्मल प्रोडक्ट एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो पूरा वेक्टर तो ये है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आपका हुआ खत्म। अगले क्लास में कुछ और नई चीज करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।